चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम अभी बैठे हैं छपरोली सीट के दाहा गांव में। ये सीट बागपत ज़िले में पड़ती है। बागपत ज़िले का सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी इसी सीट से ही चुनकर आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे चौधरी चरण सिंह, और कहीं ना कहीं बागपत ज़िला इनका गढ़ माना जाता था, राजनीतिक एक गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में कई चीज़ें बदलती हुई नजर आईं। बागपत ज़िले में ही चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह हारे ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आए थे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जो कहीं ना कहीं किसानों की और ख़ास करके जाट किसानों की एक पार्टी मानी जाती थी, उसको एक बहुत बड़ा धक्का देखने को मिला। क्या है किसानों के मुद्दे और क्यों किसानों के इन मुद्दों के पीछे पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में किसान लामबंद क्यों नहीं हुए थे रालोद के पीछे? इन्हीं कई सारे मुद्दों के बारे में, और ख़ास करके इस चुनाव में, अभी 2017 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, क्या मुद्दे हैं किसानों के सामने जिन पर शायद चर्चा हो भी नहीं रही है इस चुनाव में, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर हैं। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करें फ़िलहाल जो हमारे सामने और किसानों के सामने कई सारी दिक्कतें, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र भी माना गया था, और ये वाला इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना क्षेत्र होने के लिए मशहूर है। बड़े बड़े किसान आंदोलन भी यहाँ से हुए हैं। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि गन्ना किसानों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। आज के दौर में आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या जो गन्ना किसानों के सामने है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है किसानों के यहाँ से गन्ने का भुगतान नहीं होता। भुगतान नहीं होने के कारण लोगों की लड़कियों की शादी भी अड़चन आ गई। काफ़ी लोग इसमें मर चुके, आत्महत्या इसी वजह से कर चुके। उन्हें पैसा नहीं मिला टाइम पे और उन्हें शादी का प्रभाव आ गया, तो इसकी बहुत बड़ी अड़चन रही। पैसे की पाबंदी होने के कारण भी लोगों के पास बहुत बड़ा झटका लगा। 5 वर्ष हो लिए जी, गन्ने का भाव बढ़ने के बजाय जो पेमेंट होता था वो भी घटा कर दे रहे हैं। पहले जो है 220 का 270 का भाव था, 220 का दिया, फिर 50, फिर दिए 60, फिर 3 जगह में करेंगे, यानी कि किस्तों में, और वो पेमेंट भी नहीं होता। अब तक जो है पिछला पेमेंट नहीं आ गन्ने का। या आपका जो है मलकपुर मिल है, बसाना मिल है, पिछला पेमेंट लोगों पर रुका हुआ है। तो इतनी समस्या है। और भाव आप देख रहे हैं कितना, हर वर्ष कितने परसेंटेज भाव बढ़ रहा हर चीज़ का। दवाई हो, खाद हो, हर चीज़ की महंगाई है, मजदूरी हो, सब चीज़ की महंगाई। लेकिन किसान का भाव जो है उसको उचित समय पर उचित भाव नहीं मिल रहा। अब चुनाव की वजह से 10-5 रुपये बढ़ाए, चुनाव हो जाएगा फिर वही बात आ जाएगी। यानी कि किसान होता है सरकार यहाँ पर नहीं है, न भाजपा है न सही जो है अखिलेश है। किसान का हित कोई नहीं सोचा। स्वार्थ ये वो दंगा करवा दिया, उससे जो है राजनीति बना के, इसलिए चौधरी साहब का जो है पिछड़ा रहा। गंदी राजनीति उनके बस की नहीं, गंदी राजनीति की वजह से जो है हिंदू मुस्लिम बना कर जो है पार्टी बनाने लगे। यदि गन्ना किसानों की नहीं, सभी किसानों की बात करें तो सबसे जो मूल समस्या है वो है फसल का लागत मूल्य और फसल का नगद मूल्य। ना तो हमें लागत जो हमने लगाई है उस पर प्रॉफिट लाभ मिलता, और ना ही हमें नगद मिलता पैसा। इस वजह से ये 2 मूल समस्याएं हैं। इनके अलावा भी काफ़ी समस्याएं हैं किसानों की। जैसे सरकार है, कोई भी बजट में कोई भी प्रावधान होगा तो सीधे वो किसी भी किसानों को छोड़कर सबको दे दिया जाएगा उसी बजट सत्र में, जबकि किसानों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी योजनाएं बनती हैं तो वो लंबे टाइम के लिए, और उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कोई योजना बनाई तो उसका 100 रुपये उसके लिए आवंटित किए तो किसान तक लाभ पहुँचेगा कुल 20 रुपये का, क्योंकि 80 रुपये उस योजना का परिचालन खर्च होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ना सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें कि पंजाब में बिजली और पानी फ्री है। पंजाब का किसान जो आलू या प्याज उगाता है वो हमसे सस्ता मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे केरल में आप चले जाओ, केरल का किसान नारियल उगाता है, लेकिन नारियल उगाने पर उसके नारियल के मार्केटिंग के लिए नारियल बोर्ड बना हुआ है। आप नारियल पानी कहीं भी पी सकें। आज से 20 साल पहले आप कहीं भी नहीं नारियल मिलता था। तो समस्या लागत मूल्य, नगद मूल्य
और विपणन, ये मूलतः समस्याएं हैं किसानों की, जिनकी तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये जो आप लोगों ने बात करी है लागत मूल, नगद मूल, और उसी के साथ साथ जो आप कह रहे थे कि किसानों का पेमेंट कई सालों से रुका रहता है, काफ़ी देर बाद पेमेंट मिलता है किसानों को। एक समय था जब यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जो चीनी मिलें थी, जहाँ पर आप लोग अपना बेचते थे गन्ना, उसमें से मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो मिलें थी वो या तो सहकारी मिलें थी या सरकारी मिलें थी। लेकिन पिछले सालों में देखा है कि उनका धीरे धीरे निजीकरण हुआ है इन सारी मिलों का। निजीकरण होने के बाद क्या आप लोगों को लगता है कि उससे भी आप लोगों को ये परेशानियाँ क्या उसके बाद आनी शुरू हुई हैं? इसमें यह है जी, जो सरकारी मिल या सहकारी या सरकारी मिल हैं उनसे तो गवर्नमेंट पेमेंट दिला देती है किसी भी तरह से, और जो प्राइवेट मिल हैं उनके मालिक पैसे को लेकर लौट जाते हैं। पेमेंट में जो परेशानी है ये परेशानी है। कोऑपरेटिव मिल जो भी हैं उनका पेमेंट गवर्नमेंट कराती है, सब्सिडी देकर कराओ, अनुदान देकर कराओ, किसी भी तरह से कराओ। और जो प्राइवेट मिल हैं उनका मालिक पैसे को लेकर, इसमें ये है जैसे गन्ना हम मिल पे डालते हैं, तो हमने मिल पे गन्ना डाला और चीनी मिल हमारे गन्ने का पैसा केवल चीनी का जो बाज़ार भाव है उस पे चाहती हैं कि बाज़ार भाव पे गन्ने का भुगतान दे दिया जाए, जबकि गन्ने से करीब 30 प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। और उन्हीं मिलों से ही बन रहे हैं? उन्हीं मिलों से, जैसे खोई है, सीरा है, आपका लैक्टेट है, दारू है, शराब है। अब एक बात बताइए, एक फैक्ट्री मालिक ने चीनी मिल लगाया और उसके बराबर में डिस्टिलरी लगा दी, वो अपना 30 रुपये का सीरा दूसरी कंपनी को बेचेगा और वो उससे 30,000 की शराब बना के बेच देगा, तो 29,000 रुपया जेब में चला गया। लेकिन वो सीरा कहाँ से बना? वो गन्ने से ही तो बना। तो आप लोगों को भाव जो मिल रहा है वो सिर्फ चीनी के दाम के हिसाब से, लेकिन जो गन्ने से जो बाकी चीज़ें जो मिल रही हैं उसके हिसाब से आपको भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो देखी जाती है कि चीनी मिलें भी अक्सर ये कह देती है भाई हमारा नुकसान हो रहा, हम बंद कर रहे हैं, हम इस बार मिल नहीं चलाएंगे। तो उसमें 1978 में एक शुगर केन कंट्रोल परचेज एक्ट था, उसके बारे में अगर आप में से कोई बताए, और उसके हटने से किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं? जब चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे देश के और वित्त मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, तब वे गन्ना किसानों के लिए एक ये एक्ट लेकर आए थे। उसके अनुसार ये था कि यदि कोई चीनी मिल, निजी चीनी मिल मालिक मना कर दे कि मैं मिल नहीं चलाता, तो सरकार 1,000-2,000 रुपये की टोकन मनी उसको देके और मिल अपने अंडर में लेके मिल चला सकती थी। लेकिन अब ये जो भाजपा सरकार है इसने अभी वो कानून रद्द कर दिया। अब मिल मालिक की मर्जी है वो चलाए या ना चलाए, केवल मिल मालिकों की मर्जी पे ही किसानों को छोड़ दिया गया। तो एक चीज़ बताइए कि फिर अगर आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से मिल मालिकों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया है किसानों को, यहाँ पर अगर हम बागपत, मेरठ, मोदीनगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सारे ज़िले, बुलंदशहर, ये सारे ज़िले जोड़ लें तो लगभग कितनी मिलें हैं, और उनमें से पहले कितनी सरकारी होती थी, और अब सरकारी या सहकारी पहले कितनी होती थी, और अब कितनी निजी हो गई हैं? ये जो एरिया रहा है इसमें मुरादाबाद क्षेत्र में चीनी मिल बिकी है, बिक गई है, वो निजी हो गई है। निजी हो गई है। उसके बाद मेरठ में सकोती बिक गई है। काफ़ी आपकी यहाँ जो हैं केवल 3-4 मिल ऐसी बची हैं जो सहकारी हैं, जैसे रंबाड़ा है, एक बागपत फैक्ट्री और एक मोरना, ये 3 सहकारी बची हैं, वरना सारी की सारी प्राइवेट हैं। अब एक चीज़ बताइए कि 1978 का ये शुगर केन कंट्रोल परचेज एक्ट भी हट गया है और आप लोग पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं निजी मिलों के ही उसमें पर निर्भर रह गए हैं, प्राइवेट मिल पर। सिर्फ 2 या 3 ही आप जैसे कह रहे हैं सहकारी बची हैं मिलें। गन्ने की खेती के लिए मशहूर था पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन के लिए भी बहुत मशहूर था हिंदुस्तान भर में। 1989 की वो मशहूर रैली जिसके बारे में अक्सर बात होती है, जो गन्ना किसान दिल्ली लेकर गए थे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से, भारत किसान यूनियन के नेतृत्व में और बाबा टिकैत के नेतृत्व में।
लेकिन और उसके चलते तो बल्कि कई सारे जो विरोध प्रदर्शन के जो कानून थे वही बदल गए दिल्ली में। इतनी बड़ी वो एक ऐतिहासिक रैली मानी गई थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज उस विशाल आंदोलन की कहीं ना कहीं एक छाप भी नहीं नज़र आती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। गन्ना किसानों के सामने जबकि दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं, वो उस आंदोलन का क्या हुआ? इतनी परेशानी बढ़ रही है जी किसानों को, अब किसी को फुर्सत ही नहीं आंदोलन करने की। ये तो भूखमरी के कगार पर जा रही है सब। ये पूंजीपति जो है, जैसे मिल में हमारा धरना धरा गया तो हमारी आवाज़ दबाई गई और वो इतनी आवाज़ दबा दी 18 महीने तक हम धरना बराबर चलाते आ रहे और उसका लेन देन कहीं कुछ नहीं है। बाद में आकर 0% रहे, तो आवाज़ हमारे लोगों की ऑटोमेटिकली टूट गई। समस्या इस कदर है जी, जैसा नहर वाली बात ले लो आप, 35 हो लिए वैसे जी। अब इसमें आंदोलन भी हो लिए, भुखमरी भी हो ली, सुनने वाला कोई है नहीं। तो सरकार इस किसान विरोधी है, चाहे वो केंद्र की और चाहे वो राज्य को। किसान को सुनने वाला नहीं है। भूखा मर लिया और रैली में जो है 2-4 मौत भी हुए एक्सीडेंटल, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। तो कहाँ तक जो है संघर्ष करें? नहीं हुआ तो कहो जी, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया हमारे गन्ने के फूल करिए जी, पेमेंट के भी ब्याज के भी, और कुछ भी नहीं सुनवाई कि कोर्ट की भी सुनवाई नहीं, किसान कहाँ दो जी। बस हाई कोर्ट ने तो आदेश किया था ब्याज से इतना पेमेंट करो, इन्हें ब्याज भी दो। नहीं सब्सिडी नहीं मिलती जी। सब्सिडी मैं 2 मशीन दुआई जी, एक की तो सब्सिडी आ गई 2-4 महीने, चाहे एक साल फरवरी में जी, फरवरी आ ली, आज लोग तो आया नहीं जी सब्सिडी। अरे कि जब कहूँ ना कहीं बाबूजी बेफिक्र रहो बस। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आगे आपने कहा किसान जितना ही त्रस्त होगा उसकी वजह से आज आंदोलन भी नहीं हो पा रहा है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं अभी पीछे कानून अभी फ़िलहाल की जो केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है, उन्होंने एक कानून अभी लागू करने की कोशिश करी थी, भूमि अधिग्रहण बिल, जो संसद में रखा गया था वो बिल। लेकिन उसके खिलाफ खैर काफ़ी आंदोलन भी हुआ, काफ़ी लोग सड़कों पर उतरे इस बिल के खिलाफ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में उस बिल को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रही है? क्या आप लोग उसके बारे में, उस बिल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और आप कितने, क्या वो नुकसानदेह है या लोग उससे खुश भी थे? क्या यहाँ पर कोई किसान विरोध में थे जो खुश कोई नहीं था, उसे बिल्कुल चाह नहीं रहे थे 5,000। उससे आपको क्या डर था? लेकिन डर ये था जी, हम जो है जिनकी भूमि जा ली ये बेघर हो गए, पैसा आवे, बच्चे जो हैं पता हमारे पास तो इतना पैसा, बच्चे पढ़ने के बजाय जो है गलत आदत में पड़ जाए। फिर मार्केट वैल्यू तो घाट नहीं रहे जी, जब मार्केट वैल्यू तो रह रही जी, लेकिन किसान की तो ज़मीन चाहे 2 बीघो चाहे 10 बीघो, उसके सारा रोटी खाओ जाओ, दूध बेच कर रोटी खा ले बच्चे, अपना जतन कर ले। लेकिन जब बिक गई तो हमारे बच्चों की, खासकर बच्चों की आदत है, जो पैसा घर में आया तो उसे खो देंगे, गलत आदत पड़ जाएगी। बहुत कहानी आवे इस तरह की। अकबर घर भी ज़मीन बिक गई थी, बच्चों ने खो दिया सब क्यों मने। तो पहली बात तो विरोध है, फिर देश विकास के लिए, आप फैक्ट्री विकास के लिए हो जा, उसका लागत मूल्य सही मिलनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले जो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये केवल चेहरा बदला है, व्यवस्था वही है। क्योंकि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो 2013-14 का भूमि अधिग्रहण बिल था वो एक प्राइवेट बिल था, जैन चौधरी द्वारा लाया गया था, जबकि सरकार, कांग्रेस सरकार कह रही कि हम बिल लेकर आए। ये केवल क्रेडिट लेने की बात है, वरना किसानों को ना कांग्रेस चाहती ना भाजपा चाहती। उसके बाद जो ये संशोधन चाह रहे थे भूमि अधिग्रहण बिल में, अब मैं थोड़ा सा इसी पर आपको बता दूं, कोई भी प्रोजेक्ट है, किसान क्या चाहता है? हिस्सेदारी चाहता है। हिस्सेदारी कैसे हो? आपने मुझसे ज़मीन ली मेरी और मुझे पैसा दे दिया तो वो मेरे लिए बेकार। लेकिन आप कोई भी परियोजना बनाते हैं, उसमें जितनी मेरी ज़मीन की कीमत है उसके लागत के अनुपात में मुझे भी हिस्सेदारी दे दीजिए, मेरी जेब में भी पैसा आता रहेगा। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि किसान और आम आदमी खुशहाल हो, क्योंकि ये दमन की बाजार के हवाले कर देना, पूंजीवाद के हवाले कर देना किसानों को, इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये जो आप कह रहे हैं कि पूंजीवाद के हवाले कर देना किसान को और बाज़ार के हवाले कर देना किसान को, लेकिन एक चीज़ जो आज नज़र आ रही है कि नौजवानों का एक, और ये सरकारें भी कहती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, अक्सर कहती है कि भाई देखो, और ये जो बात सच भी है कुछ हद तक, कि जो नौजवान हैं, जो किसानों के बच्चे जो हैं,
उनका एक बहुत बड़ा तबका है आज के दौर में जो खेती में नहीं जाना चाहता है। उसको लग रहा है कि ये घाटे का सौदा है यहाँ पर आज उस तरह का, और वो कहीं ना कहीं नौकरियाँ ढूंढने या शहर की तरफ जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। और सरकार ये कहती है कि भाई भूमि अधिग्रहण बिल हो या कुछ हो, उससे आज हम नई पीढ़ी के लिए नौकरियाँ शुरू कर पाएंगे। नई पीढ़ी की जो आज खेती नहीं करना चाहती है उसके लिए हम फैक्ट्री लगा पाएंगे, वो लगा पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बिल, अगर वो बिल पास हो जाता है, या जो भूमि अधिग्रहण की जो बात होती है, और भूमि अधिग्रहण के बचाव में हमेशा यही बात कही जाती है कि भाई आज खेती से लोगों का पेट नहीं भर रहा है, हमको नई नौकरियां शुरू करनी है, तो उसके बारे में आप लोगों को, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार का विश्वास नहीं है ये। हमारे यहाँ बागपत में नया जिला बना, जो भी मुख्यालय है ज़मीन अधिग्रहण कर ली, आज लोग को उन्हें एक नवा पैसा नहीं दिया। जो हरियाणा में सड़क जा रही बागपत से, वो उसका अधिग्रहण कराया ज़मीन का, उन्हें आज लोग को एक नवा पैसा नहीं दिया। अधिग्रहण कर ले और थोड़ा बहुत दिया छुट्टी। और यहाँ वो पड़ी जमीन, वो कितनी 200 बीघा जमीन पड़ी है। हाँ, मील की के लिए हम रोजगार भी देंगे, जमीन का सही भाव देंगे, कुछ नहीं पड़ी। नज़दीक में ही है, बहुत ये नज़दीक है हमारे। 300 बीघे जमीन खरीद जी, गन्ना मिल बना हुआ थे जी इसमें। गन्ना मिल के लिए। विनेश, आप नौजवान हैं यहाँ, ठीक है, मापदंड अपनाते हैं। मैं उसी पे जैसे आपने सवाल किया, क्योंकि आप, मैं अपना 1 सेकंड में सवाल बस ये रख रहा था कि आप नौजवान हैं और अपने पीढ़ी के कई लोगों के मतलब कई लोगों के विपरीत अपने पीढ़ी के आप अभी भी आज एक किसान हैं, ठीक है। नौजवान मैं बड़ी सेफली कह पा रहा हूँ क्योंकि आजकल 50 साल के नेता को भी नौजवान नेता कहा जाता है, तो आप तो बहुत ही नौजवान हैं उसके मुकाबले। तो आपने खेती करने का ही फैसला किया? मजबूरी है, खेती करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि रोजगार के साधन मेरे लिए, मैं स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन नौकरी बेरोजगारी है, तो मेरे पास साधन क्या है खेती से अलावा। और खेती में भी यही है, दोहरे मापदंड की मैं बात करूं, एक पूंजीपति फैक्ट्री लगाएगा तो सरकार उसके लिए टैक्स में छूट देगी, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएगी, उसे सब्सिडी देगी, उसे ब्याज मुक्त पैसा देगी। लेकिन एक किसान का बच्चा खेती करना चाहे तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो खेती कैसे करें? मजबूरी का साधन है, इससे अलावा रोटी तो खानी है। कहेंगे 4% मिला है जी, 11% ब्याज पहले। नहीं, इसी के साथ देख लो बिजली की समस्या कितनी मेरे यहाँ। बिजली के बिल लगातार बढ़ा जा रही, बिजली जो है बढ़ाने का काम नहीं बिल्कुल। एक दो बिजली आती नहीं, एक दो मापदंड देख लो जी। मान लो कोई कार लेता है बिजनेसमैन, उसको सिर्फ उसको चेक लेके कार देते हैं, जब किसान ट्रैक्टर लेता है उसकी ज़मीन लिख लेते हैं, 2 गारंटी लेते हैं उसकी। ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम नहीं चल रही है, आप कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार स्कीमें तो चलाती है। अब जैसे सिंचाई परियोजना है, ये नहर परियोजना है, ये स्कीमें तो मतलब सरकार अपनी तरफ से तो उनकी घोषणा करती है, तो उससे आप विकास परियोजना है। हाँ, तो क्या उससे आपको नहीं मदद मिल रही है यहाँ? तो कागजी में जी, हाँ, तो रहे जी, मगर 35 वर्ष से नहर खुद ही पड़ी, और अब टॉप आता नहीं, सफाई उसकी होती नहीं, पानी छोड़ दे पीछे से, वो जो है उसमें टूट जाता है, और जो है नुकसान हो जाता किसान का। किसानों का नुकसान हो जाए, पानी आ जाना पीछे ये बरसात में। नहीं जी, पीछे वाला वृष्टि का था, ये सब जो है ये खा गए बीच वाली। अभी कुछ दिन पहले नहर के सर्वे कराए नहरवाई वालों ने, उनमें हम भी शामिल थे भाई सर्वे करने में। क्यों धरना प्रदर्शन करा था, उसमें नहरवाई वाले अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा था कि आप इसके सर्वे देखो, हमने कितना काम करा। जहाँ से यह शुरू हुई हमारे चौगामा क्षेत्र की और लास्ट तक 25 बम्बे उनके हाथ के लगाए हुए थे, 75 अवैध थे जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो हाथ खड़े कर दिए। पानी आया नहीं आज तक। योजना जी सिर्फ कागज है इन लोगों ने। जी राजीव गांधी ने एक चीज़ कही थी, याद है हमारे, जो हम किसान को देते भी है उसका 10% नहीं आता जी किसान तक। हमें पता नहीं कहाँ जाओ कहाँ नहीं, और वो आज तक हुई है। वो बात जो कि तू है जी, आज तक तो है नहीं। हमें सरकार देती है कि सुविधाओं के नाम पे क्रेडिट कार्ड जी, किसान क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी सबसे जरूरी हमारी ज़मीन बैंक में गिरवी रखवा लेते हैं। टाइम पे हम पैसा ना दें तो हमारी 10% पेनल्टी, और तब भी ना दे पाए तो हमारी ज़मीन की नीलामी। जबकि आप
पिछले 20-30 सालों से बजट आप उठा के देख लीजिए, हर साल उद्योग धंधों को छूट मिलती है। अब बहुत से सवाल आते हैं कि किसान टैक्स नहीं देता। आप एक बात बताइए, किसान पे जो लोग ये कहते हैं कि किसान टैक्स नहीं देता, किसान 100 रुपये मान के चलिए कि वो फसल में लागत लगाता है 100 रुपये, और उसकी फसल वो 80 रुपये की बिकती है, तो टैक्स कहाँ से देगा? 20 रुपये का नुकसान। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 100 रुपये की लागत पे 150 रुपये तो हमें दे दो, हम टैक्स दे देंगे। और मजदूरी है ही नहीं, बिल्कुल जो हमने कर दिया, जो हमने मेहनत किया उसे तो छोड़ दो, जो हमारी लागत है वो तो मिलती ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत भी छोड़ दो, आप लागत का 1.5 गुना हमें दे दो, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ये जो सारे मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी पीछे कुछ और हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ 2 घोषणाएं हुई बड़ी बड़ी। एक तो घोषणा हुई कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के बाद अचानक एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, सबकी नोटबंदी से यहाँ सब आप लोग किसान हैं। शहरों में तो अक्सर बात हुई कि भाई किसी के पैसे रुके हुए हैं, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, लेकिन किसानों पर किस तरह की दिक्कतें आई नोटबंदी की वजह से? घाट नहीं पड़ा, जागतों की फीस नहीं गई, गेहूँ नहीं बोएगा, सारी समस्या लोगों ने इस साल बीज नहीं बोया जी, गेहूँ बोए। बोया ही नहीं, बीज नहीं बोया, प्रमाणित बीज जो मिलता था वो पैसे वो बीज नहीं मिला, जो घर का गेहूँ था खाने का वो बोया। और कई लोगों की जो बुआई में देरी भी हुई है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि बुआई देरी होने की वजह से फसल पर क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या नुकसान होता है? कम निकलता है जी, वो पैदावार कम होती है उसकी। हाँ, 400 का पैदावार रहने की नहीं, और लागत दुनिया होगी जी, लागत दुनिया देने के बाद भी पैदावार नहीं होती उतनी, ये मिल कमी है। अगर मिल बड़े करना नहीं टाइम पे लेते हमारा। कितने प्रतिशत किसानों की बुआई में देरी हुई होगी? 60% जी। 60%? हमारे यहाँ 25 दिसंबर तक की आखिरी बुआई मानी जाती है। हो गया मिलकपुर में एरिया में जी, वहाँ सारे % ही हैं, वहाँ हुई नहीं बेचारी। मैं ये तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 25 दिसंबर तक लास्ट स्टेज हो जाती है जी। लेकिन अब की बार 26 जनवरी 27 जनवरी तक गेहूँ की बुआई हुई। अब ये देख लो, 1 महीना की फसल पछेड़ हुई। तो 1 महीने तो आपको फसल में कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इसकी वजह से? 70%। 70% कम होगी? इतने ऐसा है जी, 75 क्यों होता ही नहीं जी। बस जो हम 12% निकल रहे हैं, वहाँ 5-4 मना लिख रहे हैं, वो बताओ कैसे कितना फर्क है। अल्लाह के दुगनी हो जाए। अगर हमें खाद 1 ढेड़ी मारना तो उसमें 4 ढेड़ी खाद मारना पड़ेगा जी। कोड में खाद ये कि नोटबंदी से हम खाद भी नहीं डाल पाए। अच्छा, हाँ, सरकार कहती है गेहूं की रिकॉर्ड बुआई होगी, लेकिन गेहूं जब आधा भी नहीं निकलेगा तब क्या होगा? और चलो सरकार की मान लें रिकॉर्ड बुआई हुए, तो फिर गेहूं पर आयात शुल्क क्यों हटा दिया? आयात शुल्क जो 30% था वो हटा दिया, जिससे किसान अपनी लागत भी न निकाल पाए, उसे अपनी लागत से कम मूल्य पे बेचना पड़े गेहूं। तो एक चीज़ बताइए कि अभी ये जो नोटबंदी हुई और उसके बाद अभी बजट की घोषणा हुई है, इस बजट से किसान क्या खुश हैं? कुछ आप लोगों के लिए घोषणा हुई है, उसमें आपको लगता है जिससे कुछ मदद मिलेगी नोटबंदी के नुकसान की वजह से? घोषणा तो किसानों के उसमें करी इन्होंने, उसे बौछार बता में अब विकास की बौछार करी, कर्जा कितना ही ले लो। अरे जमीन लिख ले, कर्जा कितना ही लो, कर्जे की कोई माने नहीं, पर जमीन लिख दो। तो मतलब जमीन अधिग्रहण बिल के लिए कहीं ना कहीं रास्ते और खुल रहे हैं। किसानों को जमीन बेचने के लिए मजबूर करने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। आम आदमी का तो बंटाधार कोई किसान आसानी है, किसानों के बंटाधार पे लग रहे हैं। पूरे गांव में 10% ऐसे होंगे जो यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में या चाहे बाबा टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए थे, एक समय होता था यहाँ जब नारे लगते थे, तो नारे लगते थे हर मतलब किसानों के मुद्दों से ज़्यादा शायद जो नारा लगता था हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान किसानों की एकता, उन जय जवान जय किसान तो लगता ही था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ जो 2 धार्मिक नारे लगते थे तो दोनों ही धर्मों के लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, और कहीं ना कहीं उससे हिंदू मुसलमान किसानों की एकता सामने प्रतीक होती थी उस आंदोलन में। लेकिन आप ही के पड़ोसी ज़िलों में
उसके थोड़े बहुत असर बागपत ज़िले में भी हुए थे, लेकिन आपके पड़ोसी ज़िलों में तो उसका एक असर ही 2013 सितंबर में बहुत अलग असर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं पूरा किसान जो हमेशा किसानी के मुद्दों पर, खेती के मुद्दों पर साथ होता था, वो किसान टूट गया पूरी तरह से, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाट मुसलमान के नाम पर। ये कैसे हुआ? जो झगड़े का मुद्दा था ये सिर्फ ये राजनीति की देन है, भाजपा की, इसकी स्टेट सरकार की, भाजपा और स्टेट सरकार, हाँ दोनों का मिला जुला वो था। नहीं हिंदू मुस्लिम का तो कभी यहाँ सवाल ही नहीं हुआ आपस में कोई झगड़ा हो जाए। भाजपा राज्य सरकार दोनों का ही वो था इसमें। हाँ अब समझ गई जनता। सपा और भाजपा का ये मामला था सारा, उन्हीं का ही प्लांट किया हुआ था, सब कुछ उन्हीं का। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां ही पश्चिम में कमज़ोर थी और इन दोनों का फ़ायदा भी हुआ इस चीज़। मेन बात यही थी। अब समझ गई जनता, बिना सबक सिखा दे अब की बार भाजपा को भी और सपा को भी। अब क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, राम उठा दे। लेकिन कौन सी पार्टी सही मायने में किसानों के मुद्दों को आगे रखती है आपके हिसाब से? क्या कोई भी पार्टी है जो किसानों के मुद्दों पर खड़ी होती है? जी राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल वो जो बात करती है किसान मुद्दे पर करती है, मजदूर मुद्दे पर करती है, युवाओं के बारे में हर सोचती है। तबके के लिए करती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो। क्या बाकियों का भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल मानना है, हिसाब ने तो पहले से ही करते आए। अभी बहुत से लोग ये कहेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल, ये तो बात पक्की है कि राष्ट्रीय लोकदल ही बात करती है जी, लेकिन वो राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात करती है, इसी वजह से किसानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे वो संगठित होकर अपने अगुआ पार्टी की सरकार में शामिल न हो पाए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का किसान जो एक पूरा एक उनका किसान आधार था उस पार्टी का, और उसमें मुख्य रूप से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के दो तबके, एक खास करके जाट समाज और मुसलमान समाज, इनमें जो ज़मींदार थे, जो जिनकी खेती थी, वो दो तबके मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को जिताते थे। इस दंगे के बाद हमने 2017 में भी देखा, 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा, वो अलग हो गया। और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो चौधरी अजीत सिंह का तीसरा स्थान पर यहाँ बागपत में आना है, मेरे ख्याल से वही यही कारण है। तो अब आपको लग रहा है कि मुसलमान रालोद की तरफ वापस आएंगे? लेकिन देखिए जो झगड़ा जो था ये राजनीतिक था जी, और इसे समझ नहीं पाए उस टाइम पर लोग। देखिए सवाल आपका होना चाहिए था कि बेसिक वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का जाट किसान जी, तो क्या जाट किसान वापस आएंगे? जाट किसान वापस आ रहा है जी। उसके बाद का सवाल है कि मुस्लिम लोग वापस आएंगे, तभी तो आएंगे जब वे लोग मजबूत होंगे। कमजोर के पास कोई नहीं आता। इसका अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन वापस आएगा, कौन वापस आ, लेकिन ये जरूर पक्का हो चुका है कि जो जाट किसान है, राष्ट्रीय लोकदल का जो मूल वोटर है, वो उसके पास पहुंच चुका है और वो पहले से भी ज़्यादा संगठित रूप में पहुंच चुका है। चलिए, अभी फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल, मतलब आप लोग सब स्पष्ट है कि आप लोग पसंद करते हैं राष्ट्रीय लोकदल को और आपको लगता है कि भाई वही किसानों की बात उठाती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल, मतलब यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 403 सीटें हैं यहाँ। राष्ट्रीय लोकदल तो पूरी 403 लड़ती भी नहीं है। पिछले तो बार लड़ रही है, इस बार लड़ रही है, लेकिन फिर भी अब की बार 280 तक पहुंची है। नहीं 403 पहुंच जाएगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं 403 भी लड़ ले, लेकिन पश्चिम के अलावा इतना भी जनाधार नहीं है राष्ट्रीय लोकदल का कि वो खुद सरकार बनाए। ना कि मेरे ख्याल से वो खुद ये उम्मीद करके भी उतरती है कि वो खुद सरकार बनाने वाली है। पिछले 10-15 सालों में, 15-20 सालों में अगर हम देखें, मतलब अगर कल्याण सिंह की सरकार से देखें तो भाजपा की भी सरकार बनी है यहाँ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है और अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। किसानों के लिए फ़िलहाल अभी तक के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेहतरीन रही है सरकार में रहते हुए? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, कैसे आपने? उसने किसानों का भाव भी अच्छा दिया, किसानों के बच्चे भी अच्छे लगे, लेकिन एक उसमें निष्पक्ष करा उसने जो काम करा निष्पक्ष करा। जितना पैसा बढ़ा, पहले 180 रुपये कुंटल था, उसने डबल कर दिया मायावती ने सरकार में आते ही। मायावती ने डबल किया। मायावती ने वो टाइम पर तो 40 रुपये उसके टाइम में बढ़े थे, उसके बाद वो बढ़े। हाँ बिल्कुल ना कर। उसकी एक खास चीज़ और बहुत बढ़िया थी जी, जो प्रशासन था उससे हिलता था, टाइट किया था। टाइट था समय पे। जितने बच्चे हुए ही उसने हर 2 भर्ती वर्कर- करी। एक भर्ती हमारे गांव के 15-20 लड़के हुए, एक में 14 लड़के हुए। ईमानदारी थी, मतलब वो भर्ती उसकी निष्पक्ष हुई। निष्पक्ष करती। अगर बीजेपी का, समाजवादी का और कांग्रेस की सरकार देखी जाए तो इसमें सबसे अच्छी सरकार बहुजन समाज पार्टी की।
क्या आप सब लोग इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल से। ये बात सच है, जैसे आपने खुद कहा कि जाटों के ही एक बहुत बड़े तबके ने पिछली बार भाजपा को वोट किया था, ठीक है। और मोदी जी ने तब नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। केंद्र में सरकार आई है, क्या किसानों का विकास और किसानों का साथ भी उनकी उस नीतियों में नज़र आ रहा है आपको? नहीं, इसका झूठा तो कोई हुआ ही नहीं बोलो। किससे झूठा है? मोदी से झूठा नहीं हुआ कोई। मोदी तो झूठी बोल। जब नोटबंदी हुई तो पहले तो भ्रष्टाचार की बात हुई, फिर जब देखा भ्रष्टाचार कोई खास उससे रुक नहीं रहा है तो बात हो गई डिजिटल इंडिया की और कैशलेस सोसाइटी समाज बनाने के लिए। कैशलेस सोसाइटी से जो बोला जा रहा है कि अपने मोबाइल से आप पेमेंट करें, उसी को ही अपना बटुआ बनाएं, कैशलेस सोसाइटी से आप लोगों का, किसानों का आपको लगता है किस तरह का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इससे नुकसान है। सबसे पहले इन्होंने बात की काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। सबसे पहले नोट छापे इन्होंने, 2000 के नोट आतंकवादियों में पकड़े गए तो आतंकवाद का मुद्दा खत्म सरकार की नज़र में। उसके बाद काले धन की बात आई, सारे 15 लाख करोड़ के नोट सरकार के पास पहुंच गए तो काला धन कहाँ है? काले धन का मुद्दा खत्म। अब ये बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी की। कैशलेस इकोनॉमी की ऑनलाइन फ्रॉड कितने होते हैं? आज से पहले ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं और यहाँ के लोग तो एक्सपर्ट भी नहीं है जो कैशलेस इकोनॉमी की बात करती हैं। क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होगा, जो ठगी होगी, उसकी भरपाई सरकार करेगी? क्या सरकार ये जिम्मेदारी लेगी? किसी जिम्मेदारी को लेके कैशलेस करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे टैक्स ना ले, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहती, केवल जुमलेबाजी करे। देखो तो एटीएम पे हो रहा है, एटीएम पे निकालने कुछ भी नहीं। किसानों के बच्चे मर रहे हैं, किसान खड़ा है लाइन में, हर तरह शोषण जो हो रहा है किसान का ही हो रहा है। अगर आप गाँव में घूमेंगे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। बहुत अंतर है। आपको फिर अपने आप ही आप मोदी के खिलाफ बोलने लगेंगे, वास्तव में ही फोन में होता है ये। सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप अगर इनकी पीड़ा देखेंगे, आप इनके पास जाएंगे, देखेंगे किसान को किस शोषण का शिकार हो रहा है, तो आप अपने आप ही दुखी हो जाएंगे। चलिए, मैं आज की इस चर्चा में आप सबका हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको शायद हम भी पहली बार समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी पहली बार समझेंगे, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस चुनाव में और आने वाले हर चुनाव में कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे फिर से केंद्र में आए, ना कि आप सिर्फ जात और बिरादरी के नाम पर वोट मांगे जाएं। चुनावी चर्चा में आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के लिए भी आप लोग चुनावी चर्चा के साथ बने रहें। इसी तरह के हमारे कई सारी और ग्रुप डिस्कशंस आने वाले दिनों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।